Assalamu alaikum guys, you are watching Kashif Corner YouTube channel and today I have a very interesting guy with me. आज हम उर्दू में इंटरव्यू करेंगे। एक भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं बताना चाह रहा और उनकी शनाख्त भी बताना नहीं चाह रहा क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं कैमरे में नहीं आना चाह रहा। सिर्फ जो है ना मुझे अगर आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो मैं दे सकता हूँ। तो ये भाई जो है वो इलीगली डंकी लगा के यूरोप आए हुए थे, तो इन्होंने मुझे कहा जी मैं इंटरव्यू दे दूँगा। मैंने कहा कि पाकिस्तान से आपको पता है काफ़ी लोग क्या वो डंकी लगा के आ रहे हैं, कोई समंदरों में डूब रहे हैं, कोई रास्ते में जो है वो मारे जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है ना एक इंटरव्यू बनाना चाह रहा था। तो ये भाई जो है मैं इनका फ़र्ज़ी एक नाम जो है वो एक समझ लें कि अवैज़ भाई है ये, ठीक है। तो अवैज़ भाई से हम इंटरव्यू करेंगे। तो अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अवैज़ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? अच्छा अवैज़ भाई, आप सबसे पहले बताएं कि आप पाकिस्तान से किस जगह से हैं? मैं पाकिस्तान जो है गुजरात से हूँ। गुजरात से। अच्छा, आप पाकिस्तान में कुछ काम वगैरह करते रहे हैं, कुछ पढ़ा भी है आपने, कुछ स्टडी वगैरह की है? हाँ, मैंने पाकिस्तान में जो है 10वीं क्लास तक जो है तालीम हासिल की और इसके अलावा मैंने पाकिस्तान में 3 महीने रेस्टोरेंट का काम किया है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा अवैज़ भाई, आप ये बताएं कि आपने किस सन में जो है वो डंकी लगाई और आपने डंकी लगाने का क्यों सोचा, ये थोड़ा बताएं। मैंने 2017 में पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला किया। जैसा कि पाकिस्तान के हालात उस टाइम मुझको बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल थे, जो कि एक हालात की तरफ से भी और मेरे अपने ज़ाती जो है मामलात की तरफ से भी, जिसकी वजह से मेरे कुछ कज़न थे जिन्होंने इटालिया आकर मुझको बताया कि ये मुल्क जो है हमारे मुल्क से काफ़ी बेहतर है और यहाँ हम अपना मुस्तकबिल, अपनी आने वाला फ्यूचर जो है बेस्ट कर सकते हैं यूरोप में। तो मेरे भी उस टाइम कुछ हालात ऐसे थे, तो मैंने कर्ज लेकर जैसे भी है पाकिस्तान को छोड़ने का इरादा किया। सही, ठीक हो गया। तो अच्छा ये बताएं कि आपने कितने पैसे दे के तो डंकी लगाई और कहाँ से कहाँ तक आप गए, किस तरह इनके गए, थोड़ा सा ये बताएं। किस एजेंट के थ्रू गए हैं या ख़ुद से गए हैं या किसी ग्रुप के साथ आप गए थे? वहाँ से मैं और मेरा मामू और 2 मेरे कज़न थे जिनने अच्छा। फ़ैसला बनाया तुर्की के लिए। सबसे पहले तुर्की के लिए हमने वहाँ पर एक एजेंट का इंतखाब किया जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, मगर वहाँ वो जो एजेंट है वो हमारे गुजरात का ही था और हमारे इलाके का था। तो हमने उससे मशवरा लिया। उसके थ्रू हमारे पहले भी कज़न जो है तुर्की आ चुके थे, जिसकी वजह से हमने भी उनसे मशवरा लेने का सोचा। तो हमने उनसे बातचीत की, मैं और मेरा मामू और मेरे 2 कज़न। हमने फिर जो है तुर्की के लिए सफ़र अपना जब स्टार्ट किया तो हमने कोयटे की तरफ से अपना सफ़र स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमें रास्ते में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, जैसा कि रोटी, प्याज, सफाई, सोना, बहुत से मसले मसाइल का हमको सामना करना पड़ा। और जब हमने ईरान का बॉर्डर क्रॉस किया तो उस टाइम चारों तरफ पहाड़ थे, कोई यानी कि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई भी मददगार नहीं था। और जब हमने ईरान का बॉर्डर क्रॉस किया तो जैसे वो हमको गाड़ियों में बिठाते थे तो ऐसे लगता था कि हम इंसान नहीं, जैसे कि हम कोई, जैसे कि बकरियों को वो एक दूसरे के ऊपर यानी कि डालते हैं, लाद देते हैं, जानवरों को लाद के ले जाते हैं गाड़ियों में। इस तरह उन्होंने हमको यानी कि गाड़ियों में लोड किया और इस तरह से हमने अपना ईरान का सफ़र शुरू किया। तो जैसा कि ईरान के सफ़र के बारे में मैंने सुना है, ईरान का सफ़र बहुत ही ज़्यादा जानलेवा और ख़तरनाक है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, आपको कोई अफगा बराए तावान के भी बहुत से मामला दर्ज होते हैं और जी बिल्कुल हकीकत में होते हैं। आपने सुना होगा कि बसों से उतार के पंजाबियों को मार रहे हैं, ये बलोची वगैरह या दूसरे। तो कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने एक न्यूज़ देखी थी चैनल के अंदर, एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी कि 4 लड़कों को सेफ लगाया गया है ईरान के अंदर और उनके साथ निहायत ही यानी कि जुल्म किया जा रहा था कि उनका कान काट दिया गया, नाखून निकाल दिए गए। तो ये जुल्म तो यहाँ पर भी होता है कि जिस मुल्क में मैं हूँ, सल्वीनिया में, यहाँ पर भी अगर आगे आप जाओगे तो आपको अगर माफिया जो है वो आपको रास्ते में कहीं पे रोकती है जंगल में, तो वो आपको बिठाते हैं, बिठा के आपको मारते भी हैं
आपसे ज़बरदस्ती कॉल भी कराते हैं, पैसे भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो है कसूरवार अगर किसी को कहता हूँ तो इसमें कसूर देखो हमारा भी होता है कि हम जो है हालात से तंग आए, किसी मसले मसाइल की तवक्को करते हुए हम अपने मुल्क को, अपने घर को छोड़कर आगे जाने की सोचते हैं कि हम अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कोई बेहतर या कुछ अच्छा कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमारा और हमारे घर वालों का आने वाला आप वक्त अपने घर खूबसूरत हो। वालों का और अपने लिए अच्छा मुस्तकबिल जो है देख रहे थे, उसके लिए आप फिर घर से निकले। ये मुश्किल रास्ता आपने चूज़ किया है। ऐसी बात है। और इसमें सबसे बड़ा मैं अगर माफिया इसमें जो भी है अगर कोई करती है, एक्शन करती, हमारी तो चलो गलती होती है, हमारी हुकूमत की भी गलती होती है इसमें। फिर हमारे मुल्क सबसे बड़ा करप्ट हमारा अपना मुल्क है, हम किसी को नहीं कहते कि जिसमें हम क्यों मजबूर होते हैं कि हम इनके एक दूसरे मुल्क में हम जाकर ग़ुलामी के ख्वाब देखते हैं, इनकी ग़ुलामी करते हैं, इनकी सफाई करते हैं, इनकी बातें सुनते हैं। सो हमको मसले मसाइल होते हैं क्योंकि हमारा अपना मुल्क जो है वो इस काबिल नहीं है कि हम अपने मुल्क में रहकर अपना मुस्तकबिल या अपने घर वालों के बारे में कुछ बेहतर कर सके। सही, ठीक हो गया। तो अगर कोई माफिया, बहुत से मामलात होते हैं, मगर इसमें मैं सबसे बड़ा कसूरवार जो है गवर्नमेंट को ठहराऊंगा। चलो हमने जो किया, अगर हम आपके मुल्क में हैं तो अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने मुल्क की भी हिफाजत करें और एमिग्रांट की भी। मगर इधर जो माफिया है उसको कोई नहीं पूछता और जो माफिया नहीं है उसको हर कोई तंग करता है। सही, ठीक हो गया। अच्छा अवैज़ भाई, ये बताएं कि आपको कितनी देर लगी, आप लाहौर से अपना गुजरात से कोयटा आए, कोयटा से ईरान, ईरान से तुर्की, कितने महीनों का सफ़र था ये तकरीबन 10-11 दिन लगे मुझको तुर्की पहुंचते हुए। पाकिस्तान से ईरान क्रॉस किया, तुर्की में पहुंचा तकरीबन 11वें-12वें दिन। अच्छा। और मुझे आज भी याद है तुर्की जब मैंने पहुंचा तो मैंने सबसे पहले अपने घर पे कॉल की, क्योंकि एजेंट जो है वो घर पे कॉल कराते हैं कि आप जो अपने पिछले पैसे क्लियर करें, जो आपकी हमारी बात होती है जो भी उनसे पैसों की। 1,80,000 रुपया मैंने दिया तुर्की का। सही है, ठीक हो गया। तो उन्होंने कॉल कराई तो मेरे को आज भी याद है। तो मैंने अपने घर पे अपनी अम्मी से ये बोला कि मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं थी, मगर मैं पहुंच गया हूँ, इसमें आपकी दुआएं हैं। क्योंकि रास्ते में जो इनका बॉर्डर आता है ईरान का और तुर्की का, तो मैं आया था माको पहाड़ी की तरफ से, तो वहाँ मैंने लाशें भी देखी। अच्छा। और इंसानों से बदतर जो है हमें जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे लोग भी देखे कि जो सिर्फ पैसों की हवस रखते थे, कि जिनको हमारी जान से, हमारे से कोई भी दरकार या कोई भी मतलब नहीं था। सही। अच्छा, आपने कोई इंसानी स्मगलर जो है, एजेंट वगैरह, उनकी मदद ली थी? उसी की पैसे दिए उनको? उसी की मदद ली थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 1,80,000 रुपया जो है मैंने पाकिस्तान से तुर्की का दिया था। 1,38,000। अच्छा। हाँ, इसके अलावा मेरे पास जो अपना ज़ाती ख़र्चा था वो मेरे पास था, $100 जो भी था वो मेरा सही था। सही। उसके बाद जब मैं तुर्की पहुंचा, जी, तो तुर्की में कुछ हालात ऐसे थे कि मैंने तुर्की से आगे निकलने की सोची। अच्छा। जैसा कि मैंने सोचा तुर्की से अब अगर मैं इतनी दूर आ गया हूँ, एक बार तुर्की से मेरा डिपोर्ट होने का भी इरादा बना, क्योंकि मेरे एक खालू हैं, उन्होंने बोला मैं तुम्हें बहरीन भेज देता हूँ अच्छा, अगर आप वापस आते हो तो। मैं वापस इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं अपनी जान हथेली पर रख कर तुर्की पहुँचा था। अगर मैं वापसी जाता तो ये समझ लो कि मेरी सारी मेहनत ज़ाया होती। सही। इसके बाद मैंने ग्रीस का इरादा किया, जिसको हम यूनान भी कहते हैं। अच्छा। मैंने ग्रीस का इरादा किया, जिसकी वजह से मुझे 10 बार नाकाम होना पड़ा। जैसा कि मैं डिपोर्ट हो जाता था हर बार, उसमें ऐसे ऐसे मरहले भी आए कि जिसमें हमने कलमा पढ़ कर, नहर होती है एक जो ग्रीस और तुर्की का बॉर्डर है। अच्छा। तो बॉर्डर एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि पंचर हो गई सारी ट्यूब पर। हमने कलमा पढ़ कर, एक एक लड़के ने बैठकर भी कलमा पढ़ कर हमने नहर क्रॉस की। तो उसमें भूख प्यास के एक समझ लो कि दूसरी ज़िंदगी मिल गई है ना। दूसरी ज़िंदगी। जब मैं ग्रीस पहुंचा तो मेरे को ऐसा ही लगता था कि मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई है, क्योंकि मुझे 10 बार नाकाम होने की वजह से ग्रीस पहुंचना नाकाम लगता था। अच्छा।
फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं कोशिश करता रहा और मैं कामयाब होकर जब ग्रीस पहुंचा तो मैंने ग्रीस का वक्त दिया था 2500 यूरो, जो कि ग्रीस का सन 2018 में। अच्छा, यानी कि वो भी तकरीबन 6-7 लाख रुपए बन जाते हैं। नहीं, उस टाइम 6-7 लाख नहीं था, उस टाइम 3 लाख कुछ पैसे बने थे। यूरो कम था उसका, 2018 में। 2018, ठीक है, 5-6 साल पहले कम था रेट। 2018 में अब यूरो का रेट जो था 132 या 33 यूरो था। 132 या 33 रुपए का 1 यूरो था। सही है। तो उसके बाद फिर आपने वो एजेंट को 2500 यकमुश्त यानी कि एक ही दफ़ा दे दिए या थोड़े थोड़े करके दिए? नहीं, मैंने जैसे ही मैं पहुंचा मेरी घर पे बात हुई। सलोनिकी इसका एक शहर है ग्रीस का, जैसे वो पहला सिटी है उधर से। पहली सिटी तो नहीं पड़ती ग्रीस की, मगर वो बॉर्डर से काफ़ी दूर हो जाती है। अच्छा, यानी कि वहाँ से आपको डिपोर्टिंग के चांसेस नहीं होते। अगर वहाँ आप पकड़े भी जाओ तो वो आपको ग्रीस में स्टे देते हैं। हाँ, तो वहाँ जब पहुँच के मैंने घर पे रब्ता किया, मैंने ऐसे खुशखबरी दी कि मैं पहुँच गया हूँ ग्रीस, तो आप पिछले पैसे अदा कर दे, तो उन्होंने उसी टाइम पैसे अदा कर दिए थे। अच्छा, सही हो गया। उसके बाद मैं ग्रीस में रहा। एथन जो है ग्रीस का कैपिटल है। एथन ग्रीस का कैपिटल सिटी है, बड़ा खूबसूरत सिटी है। वहाँ मैं खफीसिया भी रहा, पेट्रालोना भी रहा, अमोनिया भी रहा, विक्टोरिया भी रहा। अच्छा, वहाँ में आप कितना अरसा रहे ग्रीस में? पहले तुर्की में आप कितनी देर रहे, ये नहीं आपने बताया? तुर्की में मैं 8 महीने रहा हूँ। वो भी 8 महीने में इस वजह से रहा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 बार मुझको डिपोर्ट का सामना करना पड़ा। अच्छा, बार बार डिपोर्ट कर रहे थे आप? बार बार आ रहे थे? बार बार आ रहे थे, और कई बार ऐसा भी होता था कि 4-4 दिन चलकर हम पॉइंट पे लगते थे और 4-4, 5-5 दिन पॉइंट पर बैठे रहते थे, मगर गाड़ी नहीं आती थी। अच्छा, तो उसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना कर वापस डिपोर्ट होना पड़ता था। सही। और जब आप डिपोर्ट होते हो तो ऐसा समझ लो कि जैसे कि आपका आधा वजूद किसी ने काट दिया है, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत और वो ताकत नहीं रहती कि आप डिपोर्ट होकर आप उसी टाइम जो है दोबारा जाने का फैसला कर सके। तो आपको थोड़ा 5 दिन 10 दिन वेट करना पड़ता है, मौका देखना पड़ता है, अच्छा मौका। कई बार आप बीमार भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मजीद भी इंतज़ार करना पड़ जाता है। मौसम की खराबी होती है, मौसम भी खराब होता है, ब्रावो का मसला। कई बार मौसम का भी मसला होता है। 100 मसले मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप कैसे पहुंचे उधर? ग्रीस में मैं 1 साल 5 महीने रहा, जिसमें मैंने अमोनिया, वहाँ पर एक गोश्त मार्केट है। अच्छा, तुर्की में पहले बताइए, आपने कोई काम वगैरह किया? 8 महीने आपका गुजर बसर कैसे होता रहा? क्या काम करते हैं उधर? क्या काम मिलता है इलीगल लोगों को? उधर क्या ज़िंदगी है? पाकिस्तानी जो इलीगल जाते हैं उनकी क्या लाइफ है, वो थोड़ी सी बताएं ज़रा। तुर्की में पाकिस्तानी या किसी भी मुल्क का कोई भी अनलीगल बंदा हो, वहाँ काम मिलता है सिर्फ और सिर्फ कपड़े का। अच्छा, कपड़े का, सिलाई वगैरह जो होती है, सिलाई वगैरह का यहाँ वहाँ पर काम है। जो लोग 2 नंबरी करते हैं, जैसा कि एजेंटी करते हैं, डैंकरी करते हैं, इंसानी स्मगलिंग करते हैं, उनके लिए भी तुर्की अच्छा है। अच्छा, मैंने वहाँ पर 2-3 महीना जो है, इसका एक गारमेंट्स फैक्ट्री थी, उसमें काम किया। तोपला उसकी ज़बान, तोपला कहते हैं वहाँ पर। जैसे तो तुर्की ज़बान थोड़ी सी सीखी आपने? तुर्की 8 महीने में मैं जो काम करता था, ईश वगैरह थोड़ा बहुत गिनती मेरे को आती थी, मगर अभी मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे तुर्की को लेफ़्ट किए हुए। अच्छा, सही। तो उसके बाद फिर आप ग्रीस आ गए? उसके बाद मैं ग्रीस आया। आप ग्रीस कितनी देर रहे? उधर क्या काम करते रहे? उधर क्या एक्सपीरियंस रहा, वो थोड़ा सा शेयर करें हमारे नाजरीन के लिए। ग्रीस में मैंने जब मैं दाखिल हुआ तो पहले तो मैंने काम नहीं किया। अच्छा। फिर मेरा एक मामू था, फिर मैं वहाँ पकड़ा गया ग्रीस में। अच्छा, उसकी वजह से मुझे उन्होंने पकड़ के वो क्या मारते हैं पुलिस वाले? नहीं, जब मैं पकड़ा गया था 18 के अंदर, वह उधर जो है चिपरे की हुकूमत थी। अच्छा, और चिपरा जैसा कि तारीख कहती है कि वो ग्रीस में हमारे रिफ्यूजी के हक में एक बहुत ही अच्छा प्रेसिडेंट था। अच्छा, तो 3.25 महीने मैंने बंद कैंप का सामना किया, मनीदी का। उसके बाद मैं निकला, अपने मेरे चाचू थे उनके पास आया। चाचू आपके ग्रीस में थे? ग्रीस में थे, वो अभी भी ग्रीस में। उनसे पहले मैं अपने एक मामू के पास रहता था, मगर उनसे मेरे कुछ इख्तलाफात हुए। अच्छा,
तो मैं अपने चाचू के पास आया, फिर मैं उनके पास रहा, उन्होंने मुझको काम पर लगवाया। पहले मैंने उधर काम किया जो है गारमेंट्स का, उधर एक बंगाली की फैक्ट्री थी, हाँ वहाँ पर मैंने अनलीगल काम किया कोई 1 हफ़्ता। सही है। उसने 1 हफ़्ते के मुझको ज़्यादा अच्छा तनख्वाह नहीं पे की, मगर मैंने अपना गुसर बसर किया। उसके बाद मैंने वहाँ गोश्त मार्केट है अमोनिया में, वहाँ से 3 से 4 महीने वहाँ पे काम किया। ग्रीस में ज़्यादातर किस किस्म का काम मिलता है इल्लीगल लोगों को? ग्रीस में ज़्यादातर अनलीगल लोगों के लिए ज़िमींदारी का काम होता है, या फिर जो है गाय बकरियों का काम होता है, जो कि गांव साइड पर होता है। और कितने के पैसे तुर्की में कितने पैसे मिल जाते हैं दिहाड़ी के, और ग्रीस में कितने पैसे मिलते हैं एक दिहाड़ी के? एक दिहाड़ी अगर आपने लगानी है कितना, और कितने घंटे का काम होता है, कितने पैसे देते हैं उस टाइम? मैं जब था तुर्की में मेरा जो है 300 यूरो मेरे को हफ्ता मिलता था। 300 लीरा, 300 लीरा, ठीक है, जो कि तुर्की की करेंसी है। अभी तो वो तकरीबन 500-600 लीरा हो गया दिहाड़ी, क्योंकि उधर एक्सचेंज रेट उनका ज़्यादा हो गया हुआ है ना। अभी का मुझको इल्म नहीं है, मगर जब मैं था वह मेरे को 300 लीरा हफ्ते का मिलता था। सही है। और ग्रीस में जब मैं था वह 20 से 25 यूरो दिहाड़ी थी। 20 से 25 यूरो ग्रीस में, सही है। हाँ, मगर ग्रीस में मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, सिर्फ 3 महीने मैंने वहाँ गोश्त का काम किया, जो कि मैं 600 यूरो महीने का लेता था, 20 यूरो दिहाड़ी पे। सही हो गया। तो उसके बाद फिर आप ग्रीस से इधर यूरोप, सेंट्रल यूरोप किस तरह पहुँचे? किस सन में आप आए? कितनी देर में आप पहुँचे? कितनी क्या मुश्किलात थी? किस एजेंट के थ्रू आए या खुद ही आए हैं? ये थोड़े से तफसील बताएं। ग्रीस में मेरा एक दोस्त था, वो वहाँ से ये अंदर के रास्ते से वो इटालिया गया। अच्छा। तो उसने मुझसे रब्ता किया, मैंने उससे पूछा कि आप ग्रीस के रास्ते से कैसे इटालिया जा सकते हो? तो उसने मुझे बताया, उसने बोला ग्रीस से हमें पहले जो है मकदोनिया जाना पड़ता है। हाँ। मकदोनिया से हमें सर्बिया एंट्री करनी पड़ती है, सर्बिया से बोस्निया, बोस्निया से क्रोएशिया, क्रोएशिया से सल्वीनिया, सल्वीनिया से इटली। अच्छा, तो ये सारा आपने पैदल ही फिर छोड़ा है? मैंने उससे रब्ता किया, वो इटली पहुंचा, और हमें उसको इटली देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि इटली मुल्क ऐसा है कि वो समझ लो कि हमारे रिफ्यूजी के हक़ में बहुत अच्छा मुल्क है। कौन सा मुल्क कह रहे हैं रिफ्यूजी के लिए अच्छा है? इटली। अच्छा, इटली। वहाँ जो है आपको, अगर आप काम शाम करते हो उनके मुल्क में, उनको कायदे कानून को फॉलो करते हो। अच्छा। उसका जो है एक है कि स्कूल वगैरह जाते हो, काम सीखते हो, काम करते हो, तो वो आपको पेपर दे देता है। लेकिन आजकल तो उधर बड़ी सख्ती हुई है, उधर पुर्तगाल में पेपर बंद कर दिए हुए हैं, इटली में भी पेपर बंद है। अभी काफ़ी मेरे दोस्त उधर मुझे मिलते हैं, बताते हैं कि बड़े हालात ख़राब हैं। सुना तो मैंने भी ऐसा है, और ऐसा है भी है, क्योंकि जर्मन से भी मेरा एक दोस्त डिपोर्ट हुआ है कुछ दिन पहले। अच्छा। वो खाली उन लोगों के लिए मसला है जो कि इनके यूरोप में आकर कोई, अगर आप 2 नंबरी करते हो या कोई, यानी कि वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हो, फॉलो नहीं करते, या उनके कानून को फॉलो नहीं करते, तो फिर वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप इनके मुल्क में आकर इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, इनके कानून के मुताबिक चलेंगे, तो ये आपके साथ गलत नहीं करते। यानी कि ये फिर दे देते हैं पेपर, थोड़ा काम शाम करके। काम शाम अगर आप यहाँ का करते हैं, यहाँ का आप टैक्स उतारते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी आप काम करते हैं, यहाँ अनलीगल काम नहीं कर सकते आप। अगर करते हैं तो वो आपको, जिसने आपको काम पे रखा है, उसको एक भारी जुर्माने का सामना हो सकता है। सही। अच्छा, अब ये बताएं कि आप इधर सल्वीनिया में आए हुए हैं, तो आपके यहाँ पे पेपर वगैरह बने हैं? आपने असाइलम अप्लाई किया है या कोई वीज़ा अप्लाई किया है? सल्वीनिया में मैंने असाइलम अप्लाई किया है। असाइलम इधर दे देते हैं इजीली? असाइलम इधर बहुत आसानी से दे देते हैं, मगर ये आपका फ़ैसला करने में बहुत देर लगाते हैं। जैसा कि मुझको इस मुल्क में 3 साल हो चुके हैं। तो आपको इन्होंने कुछ पेपर वगैरह दिए हैं? मुझको ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने का वो दे देते हैं, रेजिडेंस कार्ड। एक येलो कार्ड दे देते हैं मेरे को 3 महीने का, कि आपका केस चल रहा है, आप इस 3 महीने के कार्ड पे काम कर सकते हैं लीगल। अच्छा। और इस पे अपना जो भी आप, यानी कि लीगल है, आपको कोई पुलिस की प्रॉब्लम नहीं है, मगर सिर्फ यानी कि आप लीगल हो जाते हैं इनके पेपर्स में कि भाई ये बंदा यहाँ पे रह रहा है। मगर उसका मुझको नुकसान ये है कि जो है इनके इस कार्ड पे, मैं लुधियाना से बाहर अगर मुझको कहीं जाना पड़ता है तो मुझको इजाज़त लेनी पड़ती है, लेके जाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन के बगैर अगर मुझको पुलिस पकड़ती है तो वो मेरे को
वजूहात पूछ कर फिंगर लेकर वापसी यहाँ छोड़ देती है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं वैस भाई कि इधर स्लोवेनिया में फिंगरप्रिंट करवाने के बाद ये कितने पैसे देते हैं महीने के, खाना पीना देते हैं, कोई और इसमें फैसिलिटी वगैरह देते हैं आपको या कुछ भी नहीं देते? इधर की फैसिलिटीज़ काशी भाई ऐसे है कि इनका जो अजील है ये आपको अंदर रोटी, एक कमरे में 5-6 आप रह सकते हो, 5-6 रूममेट, 5-6 लड़के साथ आपके रहते हैं। रोटी आपको ये देते हैं, रोटी इनकी कोई रोटी अच्छी देते हैं, रोटी बुरी नहीं देते। इसके अलावा अगर आप पैसों की बात करें तो ये महीने के आपको 18 यूरो देते हैं। एक महीने के 18 यूरो आपके अकाउंट में आ जाते हैं या कैश? नहीं, वो आपको ये कैश देते हैं 18 यूरो। अच्छा, कैश आपको 18 यूरो दे देते हैं। हाँ सही है। और अगर इसके अलावा इधर आप कोई काम करते हैं दिहाड़ी पे या किसी एजेंसी के थ्रू, तो आप इधर जो है दूसरे यूरोप की तरह नॉर्मल तनख्वाह जो है आप हासिल कर सकते हैं। मगर इधर ये है कि इधर जो है ये गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है स्लोवेनिया की। अच्छा ठीक हो गया। मगर अगर आगे किसी मुल्क में आप जाते हैं तो आपकी वो ज़्यादा नहीं, 200-400 यूरो ज़्यादा तनख्वाह होती है, मगर आगे वहाँ वैसे ख़र्चे भी होते हैं। अच्छा आप ये बताएं, क्या आप स्लोवेनिया में ख़ुद को महफूज महसूस करते हैं या डिपोर्ट होने का कोई डर तो नहीं होता यहाँ पे? नहीं, मैं स्लोवेनिया पे अपने आप को महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरा जो है केस उड़ गया था। सही। केस उड़ने से मुराद होती है अगर आपकी ये अजील केस रिजेक्ट करते हैं तो आपको ये 10 दिन देते हैं कि आप 10 दिन के अंदर हमारा मुल्क छोड़कर किसी और यूरोपियन यूनियन में जाकर अपनी अपील जमा करा सकते हैं। सही हो गया। तो मैंने उस पर अपील नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरे डिपोर्टिंग के फ़ैसले को पक्का किया गया था। बाद में मेरे को थोड़े डिपोर्टिंग सेंटर पे भी रखा गया, जिसकी वजह से मैंने अदालत को सबूत दिए अपने केस के मुताबिक, और अदालत ने मेरा कंटिन्यू केस कर मुझे हर 3 महीने का कार्ड अभी दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जैसा कि काम भी किया है 5 महीने। अच्छा, अगर मैं थोड़ा और लीगल काम करता हूं तो ज़बान मुझे इस मुल्क की आ गई है और थोड़ा बहुत जो है बैठना उठना भी आ गया है। अगर मेरे को कोई काम मिल जाता है बेहतर तो मुझे उम्मीद है इस मुल्क में मैं अपना मुस्तकबिल बना सकता हूं। अच्छा अवैस भाई, आखिरी क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ये बताएं कि आप खुश हैं यूरोप आके, या आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान ही चला जाऊँ अपने बहन भाइयों के पास, माँ बाप के पास? क्या ख्याल है? काशी भाई, उनकी याद नहीं आती आपको? काशी भाई, अगर आप क्योंकि इस असाइलम के ऊपर आप कंट्री से आउट नहीं हो सकते। मुझे काशी भाई, मैं आपकी बात से बहुत इत्तेफाक करता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि परदेश जो है, परदेश एक समझ लो कि एक लोहे के चने की तरह है परदेश। इसको यानी कि चबाना पड़ता है। सही है, लोहे के चने चबा रहे हैं आप, हैं जी? सही हो गया। तो कि इधर आपको हर अपना काम खुद करना पड़ता है। जैसे कि फैसिलिटीज़ आपके घर पे जब हम अपने फैमिली के अंदर होते हैं तो सुबह जब हम सो के उठते हैं, सही है, हमें कोई चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी फैमिली, हमारा भाई, वालदा, बहन, कोई ना कोई पका पकाया मिल जाता है, खाना पका पकाया हमको मिल जाता है, कपड़े धुले धुलाए मिल जाते हैं। सही है, सोने को बिस्तर साफ मिलता है, हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ काशी भाई, हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हमें ये होता ही है टेंशन कि हम अपना बिस्तर सीधा करें, अपने खाने के लिए क्या करें, अपने पहनने के लिए क्या करें। सही। और बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जब ज़ाहिर सी बात है, मगर इसमें मैं जो है अपने कुछ हुक्मरानों को और कुछ अपने ख़राब सिस्टम को कसूरवार ठहराता हूँ कि हम अपने मुल्क में अपने ना जान महफूज समझते हैं ना माल महफूज समझते हैं। इनके मुल्क मर हालांकि ये हमारा मुल्क नहीं है काशी भाई, मगर इधर हम अपनी जान और माल का हिफाजत समझते हैं। अवैस भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ वाकई। बस अल्लाह से दुआ करें इस रमज़ान के महीने में कि अल्लाह पाक हमें, हमारे मुल्क को तरक्की दे और हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह पाक ईमानदार बनाए ताकि ये खिदमत कर सकें और जो बेचारे बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार फराहम कर सके, जो पाकिस्तान से जा रहे हैं नौकरियों की तलाश के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने ख़ानदान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए।
इलीगल जाते हैं और रास्ते में अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं। कोई बेचारे समंदरों में डूब जाते हैं, कोई जंगलों में मर जाते हैं। काशी भाई, यहाँ तक आते आते कम से कम भी, जो कि मैंने अपनी आंखों से सुने और देखे हैं, कम से कम भी बहुत बेगुनाह लोग इधर अपनी जान से जाते हैं इस रास्ते के अंदर। अच्छा। बहुत से बेगुनाह लोग कि जो अपनी फैमिली के लिए अपने कई अफवाह हो जाते हैं, अफवाह बराए तवान हो जाते हैं, बाद में वो लापता हो जाते हैं। कहीं जो है जंगल में लापता हो जाते हैं, कहीं किसी नहर में डूब जाते हैं, कहीं को सांप लड़ जाता है। पैसे मंगवाते हैं, उन्हें कहते हैं इतने $, देंगे तो हम इसको छोड़ेंगे। और इधर की वीडियो बना के उसके घर वालों को भेजते हैं। तो ऐसी बात। और इसमें सबसे बड़ा कसूरवार मैं जो है एक उस मुल्क को ठहराता हूँ कि जिस मुल्क में ये माफिया स्टे भी करता है और इस माफिया के ख़िलाफ़ रिपोर्ट भी होती है, जो कि मुसाफिर कहीं करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, मगर उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सही, ऐसी बात है। और मैं जिस कैंप में रहता हूँ या जिस बोस्निया में भी मैं जिस हालात से रह के आया हूँ कि मैंने जो यहाँ पर देखा है, यहाँ माफिया के लिए यूरोप सही है। अगर किसी ने मजदूरी करनी है तो उसके लिए ये नहीं है सही। सही है। अच्छा अवैस भाई, अगर आप मजदूरी करना चाहते हैं तो आप के लिए पूरे यूरोप से हर मुल्क आपको वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई करता है, मगर उसके लिए आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। थोड़ा आपको अपनी एम्बेसी के अंदर थोड़ा इंटरनेट पर जानकारी हासिल करनी पड़ती है। जी, मैं अवैस भाई वही मैंने अपने चैनल पे बताया है कि आजकल यूरोप के अंदर वीज़े जो है ना वो वर्क परमिट मिलते हैं। इटली वालों ने भी शुरू किए हुए हैं, माल्टा ने शुरू किए हुए हैं, हंगरी में शुरू है, स्लोवेनिया से भी लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसको मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल थोड़ी सी आप ले लें। किसी भी किस्म की ड्राइवर्स के वीज़े हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में वीज़े हैं, बाकी टेक वे वगैरह में वीज़े हैं, होटल वगैरह में वीज़े हैं। ठीक है, और इसको आपने अपना CV बना के डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इंडीड जॉब्स हैं, ठीक है, मोएडेलो है, फिर europa.eu है। आप मेरे YouTube चैनल पे देखें, इस डिस्क्रिप्शन में देखें, मैंने आप वहाँ पे लगा दूँगा। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने डेली के 8-10 एप्लीकेशन डालनी है, CV सेंड करें, कंपनीज़ को सेंड करें, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको जो है ना रिप्लाई आ जाता है कंपनी से। अभी मैंने लास्ट टाइम कुछ लड़कों की वीडियोस बनाई थी, वो दुबई से आए हुए थे, 1-2 लड़के सऊदीया से आए हैं। ठीक है, तो डिफरेंट लड़के जो है ना वीज़े पे आ रहे हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई करें और इंशाल्लाह लीगल आएँ। कई कंपनियाँ तो बाकायदा आपको प्लेन टिकट भी दे देती हैं, टिकट विद वीज़ा आपको मिलता है और अच्छी सैलरी मिलती है। बाइज़्ज़त तरीके से आएँ, ना कि अपनी फैमिली वालों को, अपने ख़ानदान वालों को इस तरह मुश्किल और परेशानी में डाल के। अच्छा अवैस भाई, आखिरी एक ज़रा बताएं, आप दूसरों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप आने का क्या मशवरा देंगे कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये थोड़ा सा आखिरी बता दें, तो इसके बाद फिर हम अल्लाह हाफ़िज़ कर लेते हैं। अगर मैं अपने तजुर्बे के मुताबिक बात करूं या अपने नज़रिए के मुताबिक बात करूं कि जो मैं सब कुछ एक रास्ते पे फेस कर और एक अपनी आंखों से देख कर आया हूं, तो मैं किसी को भी अगर मेरा कोई दुश्मन भी है कि जिसको मैं जान से मारना चाहता हूं, तो मैं उसको भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप जो है अनलीगल अपने मुल्क से किसी और मुल्क में जाओ। क्योंकि आप जब अपने मुल्क से अनलीगल किसी और मुल्क पर जाते हो, किसी माफिया की या किसी इंसानी स्मगलर ग्रुप के साथ ताउन करते हो या उनसे आप मदद की उम्मीद लगाते हो, तो वो जो चाहे आपके साथ वो कर सकते हैं। अगर उनका दिल करे तो वो आपको मार भी सकते हैं, आपको अपनी हवस का भी निशाना बना सकते हैं, आपको अपने माली अफगा बराए तावान जो चाहे वो आपके साथ कर सकते हैं, जिसमें आपकी पुलिस या कोई भी ना, आपके घर वाले फिर जाके कहीं कंप्लेन करा सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमने अपने बच्चे को या किसी को निकाला अनलीगल तरीके से, तो वो पकड़ा गया। क्योंकि वो एक आप पुलिस भी नहीं मदद कर सकती ना, क्योंकि पुलिस वाले तो कहेंगे भी आपने इलीगल भेजा है, हम किस तरह उसकी मदद करें। उसमें समझ लो कि आपने अगर निकलना है तो आपने एक ऐसे ग्रुप के सुपुर्द अपने आप को कर निकलना है कि जिसका ऐसा समझ लो कि जिसने सिर्फ़ और सिर्फ आप में से अपना कोई मतलब निकालता है। इसमें बहुत कम एजेंट या इंसानी स्मगलर ऐसे मिलेंगे कि जो आपकी मदद
या आपके साथ एक इंसानी रवैया करेंगे, वरना अच्छा। इस रास्ते में मैंने कि हम जैसे कि पाकिस्तान में हम जहाँ के हम कहते हैं कि साथ बैठ के खा लिया, तो वहाँ नमक हरामी नहीं करनी है। ओके। तो इसमें जंटी लाइन में इंसानी स्मगलर जो है वो कलमा भी झूठा पड़ जाते हैं, कुरान भी सर पे झूठा उठा लेते हैं। सही है। सही तो है। बाकी मेरा मशवरा हर भाई को यही है कि आप मेहरबानी करें, आप थोड़ी खा लें, दाल खा लें, गोश्त के चक्कर में ना पड़े। अलीगल अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाने का फ़ैसला नहीं करें। अपना पैसा, वक्त, जान और अपने घर वालों का टाइम मुसीबत में ना डालें। आप कोशिश घर करें, वालों को भी डालनी और पैसे भी 20-25 लाख देने और अपनी जान भी जोखों में डालनी और माँ बाप को परेशान करना, दुख देना, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो नाज़रीन, ये था एक छोटा सा व्लॉग और ये आप बीती सुना रहे थे अवैस भाई। इनका नाम कुछ और है, लेकिन इनकी शनाख्त और इनका नाम मैंने जो है वो हिडन रखा है, इनकी रिक्वेस्ट थी। तो ये छोटा सा एक इनका मैसेज था उन भाइयों के लिए जो यूरोप आना चाहते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ, वेबसाइट्स डिफरेंट बनी हुई हैं, वहाँ पे अप्लाई करें, CV वगैरह सेंड करें और इंशाल्लाह आपको जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर आपको वीज़ा मिलेगा। विद टिकट भी बाज़ लोगों को मिल जाता है। तो ये छोटा सा एक आपको मैसेज देना था। बहुत शुक्रिया अवैस भाई आपका। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आमीन।